हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है तो उसमें साइंस के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो उन्हीं क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और ये आपके रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज की जो क्लास है इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन को शामिल किया गया। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसे ज़रूर देख लेना एक बार, अच्छे से इसका रिवीजन भी कर लेना। आपके जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से डायरेक्ट बन जाएंगे, इन्हीं 100 क्वेश्चन में से। इसमें यही पूरी कोशिश की गई है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद पेपर को तब बनाए गए हैं। तो देखिए पहले देखते हैं। तो पहले है हमारा बायो। कलर चेंज कर लेते हैं। तो बायो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना। तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये किसका? तो ये पित्रस का निर्माण करती है। पित्रस का जो है निर्माण करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा सहायक है? विटामिन के। विटामिन के। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है यानी कि इसको फिलिक्विनोन भी कहा जाता है। फिलिक्विनोन भी कहा जाता है इसको। और ये रक्त का धक्का बनने में आवश्यक होता है। यानी कि जब चोट लग जाए और आपका रक्त बहना बंद ना हो तो ये किससे होता है? तो ये रक्त का बहना बंद नहीं होता है अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी से होता है। कोशिका का पावर हाउस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का यानी कि ये एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करती है। ठीक, एटीपी ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन होता है। और इसके पास जो है अपना स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का क्या होता है? डीएनए होता है। इसके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग जो है वो होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए अब। मधुमेह। कौन सा? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन जो है वो रक्त में किसको? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको? ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन का जो स्राव है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। किससे? तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से जो है ये होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और ये किस में? तो 206 हड्डियां होती हैं किसमें? वयस्कों में। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में जो इनकी संख्या होती है तो वो लगभग, मैं बता रही हूँ, लगभग कितनी होती है? 300। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने की थी? लैंड स्टीनर ने।
कब की थी? तो 1900 में। ए, बी और ओ की खोज की थी। कौन कौन सी की? ए, बी और ओ समूह की खोज की थी। किसकी? ए, बी और ओ समूह की खोज लैंडस्टन ने 1900 में की थी। और ओ जो है, तो ओ को क्या कहा जाता है? तो ओ को सर्वदाता, सर्वदाता यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप में इसका यूज किया जा सकता है। सर्वदाता कहा जाता है इसको, सर्वदाता। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। क्या करती है ये? अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करती है? नियंत्रित करती है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक। ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। और यह क्या करता है? यह ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। ऑक्सीजन के परिवहन में लोहा जो मदद करता है, और यह हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। और इसकी कमी से तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, तो रोग है एनीमिया रोग। कौन सा रोग? तो एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया रोग जो है वो हो जाता है। सॉरी, एक मिनट, तो ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। पित्तरस, अगला क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो पित्तरस कहाँ पे संचित होता है? ये पित्ताशय में संचित होता है पित्तरस। यकृत द्वारा ये बनाया जाता है, जो ऊपर भी बताया है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, और पित्तरस में कोई भी क्या नहीं होता है? एंजाइम नहीं होता। कोई भी एंजाइम नहीं होता है पित्तरस में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। लार में कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। और जो स्टार्च को क्या करता है? तो टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है। शर्करा में, ठीक, शर्करा में बदलता है स्टार्च को। किसको? तो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। सॉरी, गलत लिखा गया। तो स्टार्च को किस में बदलता है? शर्करा में। स्टार्च को शर्करा में ये बदलता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें दो क्या होते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय। 2 निलय, 2 निलय होते हैं। और मछलियों के हृदय में केवल 2 होते हैं। जबकि मछलियों की बात की जाए तो मछलियों के हृदय में 2 होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी हड्डी स्टेप शरीर के किस अंग में होती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप कहाँ पे होती है? तो ये नाक में होती है। और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। सॉरी, नाक ध्यान नहीं दिया। तो ये कहाँ पे होती है? कान में होती है, और कान के भी मध्य भाग में होती है। कहाँ पे होती है? कान के मध्य भाग में होती है। और ये कान के मध्य भाग में जो है होती है। सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की है? बताइए, कोशिका की खोज तो ये की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कब की थी? तो 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी।
और किससे की थी? तो कॉर्क की पतली कांट में कोशिका की खोज की थी। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को क्या? अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का जो रंग पीला है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए, किसकी उपस्थिति से मूत्र का रंग जो है वो पीला हो जाता है? यूरोक्रोम। किसके? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर किसने की? फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कब की? तो 1928 में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। और यह एक एंटीबायोटिक है। क्या है पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है यह एक। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर जो है वो किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पे? RH लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में जो है ये पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में ये पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो रीसस, मतलब कहाँ पे इसकी जो खोज की गई थी सबसे पहले, तो कहाँ पे की गई थी? रीसस नामक बंदर में। किसमें? रीसस नामक बंदर में जो है इसकी पहले खोज की गई थी। रीसस नामक बंदर में इसकी जो है खोज की गई। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो किसने किया है? तो किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर ने। और इसे क्या इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है? किसे? एडवर्ड जेनर को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को। यहाँ अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है? अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? अमीनो एसिड से सॉरी एक मिनट। अमीनो एसिड से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? और गुणसूत्र बने किसके होते हैं? तो ये किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए व हिस्टो किसके बने होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन के। हिस्टोन प्रोटीन के। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब को किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। यंत्र धमनियों में रक्त के दबाव को किसे मापता है? यानी कि धमनियों में जो हमारा रक्त चल रहा है तो उसके दबाव को मापता है। किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से इसको मापा जाता है। और जो सामान्य जो होता है, यानी कि जिसे हम लो हाई बीपी बोलते हैं, तो क्या होता है? 120 और में 80 होता है। रेटिनॉल। अगला है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो वो रेटिनॉल है। और इसकी अगर कमी हो जाए विटामिन ए की तो रात में हमें कम दिखाई देता है। रात में कम दिखाई देता है। क्या होता है? कम दिखाई देता है।
रात में जो है कम दिखाई देता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है गाजर। अगर कमी हो जाए तो गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 120/80, यानी कि ऊपर वाला 120 और नीचे 180। 180 जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से, ये तो सभी को पता होगा, पीलिया से जो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पीलिया से प्रभावित होता है यकृत। क्या बढ़ जाता है पीलिया में? तो यकृत यानी कि पीलिया में रक्त में किस चीज़ की बढ़ोतरी हो जाती है? तो बिलीरुबिन की। किसकी? बिलीरुबिन की। बिलीरुबिन क्या बढ़ जाता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है रक्त में। क्या हो जाता है? रक्त में बिलीरुबिन बढ़ जाता है, जो रक्त की खराबी को दर्शाता है। और हेपेटाइटिस वायरस भी यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। और इसमें क्या 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 होता है? तो हाइड्रोफोबिया विषाणु से होता है। और इसमें जो है रोगी को पानी से डर लगता है। किससे? पानी से डरता है। और ये किसी जानवर के पागल होने के बाद अगर कोई काट लेता है तब होता है पानी से डर लगता है। क्या होता है? पानी से डर लगता है। ठीक, इसमें जो है पानी से डर लगता है। रेबीज एक न्यूरोट्रॉफिक वायरस है। रेबीज क्या है? हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज। तो रेबीज क्या है? तो रेबीज एक न्यूरोट्रॉफिक क्या है? न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। अगर आपको राइटिंग पसंद आ रही हो तो सॉरी, थोड़ा गड़बड़ा रहा है न्यू न्यू। और क्वेश्चन नंबर 25 है एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसके लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग, तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति से होता है? क्लोरोफिल। क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। पौधों के में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है वो किसके लिए? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक, किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल। और सूर्य के प्रकाश की लाल और नीली किरणों को सबसे ज्यादा सोखता है। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण होता है। इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। फ्रक्टोज यानी कि फलों में जो मीठा स्वाद होता है, यानी कि बिना किसी मीठा लगाए भी उनके अंदर मीठा होता है, स्वाद होता है, तो उसे फ्रक्टोज शुगर कहा जाता है। सॉरी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग। और इससे जो है क्या हो जाता है घेंगा रोग से? तो थायराइड ग्रंथि,
थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में, उसका आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी का गला बहुत ज़्यादा फूला रहता है, तो वो क्या होता है, वो थायराइड होता है गले में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो माना जाता है आंवला को। जो इनमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आंवला सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत है, क्योंकि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। जो विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। और ये सबसे ज़्यादा ये घाव भरने के लिए, घाव भरने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है इसे, घाव भरने के लिए, घाव भरने के लिए क्या माना जाता है इसे? इम्पोर्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। विटामिन सी घाव भरने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मसूड़ों के लिए, मसूड़ों के लिए, किसके लिए? मसूड़ों के लिए, यानी कि मसूड़ों में जो है हमारे खून निकलने लगता है, तो उसके लिए। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में भी क्या, हीमोग्लोबिन में जो लोह पाया जाता है उसके द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त को लाल रंग देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिका है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिका क्या है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिका किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लेटलेट्स को। आपने देखा होगा कभी किसी को डेंगू हो गया है तो क्या क्या दिक्कत हो जाती है तब आपको? तो जिसको भी डेंगू हो जाता है उसकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन होती हैं, एकदम से गिरती हैं। अगर उस व्यक्ति को जरा सी भी चोट लग जाए तो फिर उसके रक्त का धक्का नहीं बनेगा, लगातार खून निकलता रहेगा। ये होता है प्लेटलेट्स गिरने से। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी, कोशिका जो है इनमें से कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सेप्टिकम की जो कोशिका है वो सबसे छोटी है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। ठीक, सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली तो माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा। और इसको जो है पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गेगर मेंडल को। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है गेगर मेंडल को। और पहली बार जो आनुवांशिकी का पिता, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकी के बुनियादी नियम बनाए थे। यानी कि इन्होंने किस पर किया था? तो पहली बार जब आनुवांशिकी का पता लगाया तो मटर का पौधा, किसका यूज किया? मटर के पौधे में। मटर, सॉरी सही नहीं दिखा गया, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि मटर, मटर के किसके? मटर के पौधे में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है तो वो होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन। और फ्लोएम भोजन का परिवहन। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। और यह जो जाइलम क्या करता है, यानी कि जड़ों से, जब हमने पौधे की जड़ में पानी दिया तो उसे पत्तियों तक, टहनियों तक ले जाना जाइलम, तो जाइलम के द्वारा। और भोजन को, तो भोजन को फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। और ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं, ABC और B12, B1, B5, B6, B7, इन सभी के यहाँ से प्रश्न इसमें बनते हैं। तो क्या है? B12। और B12 का रासायनिक नाम, इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की थैली कहा जाता है आत्महत्या को। इसमें क्या होते हैं? इसमें शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं, शक्तिशाली एंजाइम होते हैं।
शक्तिशाली एंजाइम जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। एक कोशिका के अंगों को क्या करता है, पचा देता है, खराब अंगों को पचा देता है। आत्महत्या की इसे थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना ये WBC का कार्य है, ना कि रेड बीसी का कार्य है। रेड बीसी क्या करती है, रक्त का परिवहन, और रोगों से रक्षा WBC करती है, यानी कि WBC करती हैं, WBC करती हैं। इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। यानी कि बीज वाले फल, ऑक्सलेट किससे बनता है? बीज वाले फलों से। जैसे कि हम टमाटर कहते हैं, बैंगन कहते हैं, तो इनके अंदर जो बीज होते हैं वो जाकर हमारे जम जाते हैं, और उन पर जो है मांस का ऊपर से जम जाना, यही ऑक्सलेट, इसे ऑक्सलेट बन जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा हो गया। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। किसके कारण? कैसीन। और अगर दूध पीला है, यानी कि भैंस के दूध में कैसीन पाया जाता है, और अगर दूध पीला है तो क्या पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोटीन, तो कैरोटीन पाया जाता है, और ये गाय के दूध में पाया जाता है कैरोटीन, और भैंस के दूध में कैसीन पाया जाता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया जो है वो किस परजीवी के कारण होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग जो है वो हो जाता है प्लाज्मोडियम। और ये मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनफ्लीज, इसके कारण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है ये होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। अब आ गया हमारा फिजिक्स वाला टॉपिक। हमने 40 क्वेश्चन बायो से कर लिए हैं, तो अब हमारा फिजिक्स का पार्ट आ गया है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक बताइए। जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक। कार्य और ऊर्जा की मान की, कार्य और ऊर्जा, यानी कि वह ऊर्जा, तो इसकी जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की, यानी कि प्रकाश वर्ष में किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है जो प्रकाश, यानी कि प्रकाश वर्ष में जो बहुत ज़्यादा अधिक दूरियां हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, सूर्य की दूरी, तो इस प्रकार की दूरियों को। ठीक। दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक है। क्या है? पारसेक। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, देख सकते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग, और न्यूटन के किस पर? न्यूटन के ये तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का थर्ड नियम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, न्यूटन के तीसरे नियम पर ये आधारित है। रॉकेट का होना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। इसका कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। और साबुन, अगर जैसे पानी है तो पानी में अगर साबुन को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? उसका साबुन मिलाने से जल में पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कम हो जाता है।
वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला, यानी कि हमारे आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसका कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। और उगते और ढलते समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। पास रखी वस्तु का जो आकार है बड़ा और काल्पनिक, ये क्या दिखाता है? अवतल दर्पण। तो पास की वस्तु का, वस्तु को बड़ा, बड़ा दिखाता है, ठीक, क्या दिखाता है? बड़ा। और गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसी का उपयोग किया जाता है। किसमें? गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट में। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण कौन करता है? तो डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण क्या करता है? तो ये विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ऊष्मा को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत को किस में बदलता है ये? तो यह यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और अनंत। तो कितनी होती है? होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और वृद्ध अवस्था में ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वृद्ध अवस्था में ये बढ़ जाती है। प्राथमिक रंग कौन सा? तो प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन सा, कौन से हैं प्राथमिक रंग? तो प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, नीला पीला हरा और लाल सफ़ेद काला। बताइए कौन सा है प्राथमिक रंग, कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग जो है वो है लाल हरा और नीला, लाल हला हला और नीला, ये प्राथमिक रंग है। और इनसे जो है बाकी रंग बनाए जा सकते हैं यूज़ करके, जैसे वाइट यूज़ कर लिया, कोई और मिक्स करके और रंग इनसे बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार जो है वो किसका बना होता है? तो ये तांबे का बना होता है, टिन और शीशे का मिश्रण है, एल्यूमिनियम का है और टंगस्टन का है। तो किसका बना है? टिन और शीशे का मिश्रण है फ्यूज का तार, फ्यूज का तार। इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है, कि इसका गलनांक कम होता है। क्या होता है? गलनांक कम होता है। इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। और क्योंकि ये जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जब ये टूट जाता है, इसीलिए इसका बनाया जाता है फ्यूज तार। और इसे हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। जोड़ा किस में जाता है इसको? हमेशा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। इस तरह से ही प्रश्न आता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो अब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, रेडियोधर्मिता। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन मिलकर हीलियम क्या बनाते हैं? हीलियम, अपार ऊर्जा निकलती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक किस में होती है? तो इस्पात में। और निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं होती। निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप किसी लोहे की वस्तु पर कुछ मार कर देखिए तो वो आवाज़ गूंजती हुई जाएगी, लेकिन जहाँ निर्वात में ये नहीं होती। ध्वनि की चाल सर्वाधिक
किस में होती है? इस्पात में होती है, सर्वाधिक इस्पात में होती है। मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या है? तो मनुष्य के लिए जो सबसे सुरक्षित ध्वनि स्तर है वो है 45 dB, 80 dB, 120 dB और 100 dB। तो क्या है? ये है 45 dB, मनुष्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और 80 से ऊपर वाली को क्या माना जाता है? इसको शोर माना जाता है, इसको शोर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? तापमान की, दाब की, वर्षा की या फिर आर्द्रता की? तो पास्कल है दाब की इकाई। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है, पास्कल है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऊंचाई की तरफ बढ़ने पर क्या होगा? दाब क्या होता जाएगा? दाब कम होता जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सॉरी, मतलब ऐसे निशानी लगाना है। नाभि के संलयन, नाभि के विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभि के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। नाभि के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। तो कौन से लेंस का दूरदृष्टि दोष में उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस में, दूरदृष्टि दोष में। और दूरदृष्टि दोष में वस्तु को क्या दिखाई नहीं देता? पास का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, पास का जो है वो दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना है? तो पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो कितना है? 8.9 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 10.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति मतलब सेकेंड स्क्वायर, 7.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या है पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान? तो पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण का मान है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का औसत मान है, ठीक। और यह ध्रुवों पर अधिकतम और केंद्र पर शून्य होता है। किस पर? ध्रुवों पर, यानी कि ध्रुवों पर क्या होता है? यह ध्रुवों पर अधिकतम, ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है और केंद्र में शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट तांबे का बना होता है, लोहे का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो ये किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत ऊंचा होता है। गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। मतलब ये इसका इस तरीके का निशान लगाने का मतलब है बहुत अधिक होता है। और समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? अल्टीमीटर से मापी जाती है, फेदोमीटर से, मैनोमीटर से, एनीमोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से समुद्र की जो है गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। यह यंत्र ध्वनि तरंगों को समुद्र के तल तक भेजकर क्या करता है? गहराई को मापता है। और समुद्र की जो वो है वो किस में मापी जाती है? तो ये नॉटिकल मील में मापी जाती है, नॉटिकल मील में मापी जाती है। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है? यानी कि हीरा क्यों चमकता है? हीरा के चमकने का कारण क्या है? बहुत ज़्यादा तेज चमक होती है हीरे की। अपवर्तन के कारण चमकता है, विवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर ध्रुवण के कारण? किसके कारण? ध्रुवण के कारण। तो ये किस कारण से जो है चमकता है? तो इसके चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है और आंतरिक कोण से अधिक पर गिरता है तो उसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा बहुत ज़्यादा चमक मारता है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा चमक मारता है।
डेसिबल किसका मात्रक है? अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसका मात्रक है? प्रकाश की चाल का, ध्वनि की तीव्रता का, ऊष्मा का मात्रक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। डेसिबल डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि किसी शोर या आवाज़, किसी शोर को या फिर आवाज़ को किसमें, तो वो डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? वर्षा मापने के लिए, वस्तुओं का पता लगाने और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। तो किसके लिए जो है रडार का उपयोग किया जाता है? तो रडार का उपयोग किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए। वस्तुओं का पता लगाने और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए। और इसमें जो है कैसे, तो दूरी और वेग का मापा जाता है। दूरी और वेग मापा जाता है, वेग को मापता है कैसे? तो रेडियो तरंगों का उपयोग करके। किसके? तो रेडियो तरंगों का उपयोग करके जो है ये मापता है, रेडियो तरंगों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, वाहनों का साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल, उत्तल, समतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के साइड मिरर में कौन सा मिरर लगा होता है? तो ये उत्तल मिरर लगा होता है, उत्तल दर्पण। और ये जो है हमेशा क्या दिखाता है? चीज को सीधा और छोटा, छोटा प्रतिबिंब, सीधा और छोटा प्रतिबिंब क्या दिखाता है? तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में जो है कुल कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो सूर्य की किरणों में जो टोटल रंग होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7। सूर्य की किरणों में 7 रंगों में बट जाता है, यानी कि जब प्रकाश जो है वो प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है तो वो कितने गुजरता, तो वो 7 रंगों में बट जाता है। कितने? 7 रंगों में बट जाता है। ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना और एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? तो एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। क्या करना? स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, ये कार्य है ट्रांसफार्मर का। वोल्टेज परिवर्तन करना, घटाने का कार्य करना, एसी सर्किट में वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो किस? एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर, ओडोमीटर। तो मापी जाती है सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। किस पर? रिक्टर स्केल। किस पर? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है तीव्रता को, और तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और रिकॉर्ड वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? तो अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और मैनोमीटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और मैनोमीटर। तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर में। किस में? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर में। और ये किस पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह जो है कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, वाट, डायोप्टर, जूल या कैंडेला। क्या है? तो ये है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी किसकी? फोकस दूरी का
व्युत्क्रमण होती है, व्युत्क्रमण होती है, उसकी जो फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रमण होती है। और लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है, किसमें? डायप्टर में मापा जाता है। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुरल, रदरफोर्ड और न्यूटन। तो किसने की है रेडियोधर्मिता की खोज? तो हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। जबकि मैडम क्यूरी ने किसकी की? सॉरी, मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी ने किसकी की? तो रेडियो और किसकी की है? तो रेडियो व पोलोनियम की खोज जो है वो किसने की है? तो मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी, ओटो होन, आइंस्टीन और न्यूटन। तो इनमें से किसने किया है परमाणु बम का आविष्कार? तो परमाणु बम का जो आविष्कार है वो ओटो होन, किसने किया है? ओटो होन ने परमाणु बम का आविष्कार। और ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। इस पर नाभिकीय विखंडन पर ये ऊपर भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हार्टज किसका मात्रक है? तो हार्टज किसका मात्रक है? ऊर्जा का, आवृत्ति का, वेग का और बल का। तो हार्टज किसका जो है मात्रक है? तो हार्टज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। हार्टज आवृत्ति का मात्रक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन सा है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर सोना। तो इनमें से कौन सा है? तो उष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है तो वो है चांदी। और क्या है? चांदी। चांदी की जो है विद्युत प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है। चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे क्या होती है? कम होती है। प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता सबसे क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁻⁸ प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड और 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर जो है जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो तापमान पर जल का घनत्व जो सर्वाधिक होगा वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? तो ये जो होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जिसके बाद जमने पर आयतन बढ़ता जाता है और इसके बाद जो है जम जाएगा, और जमने पर, जिसके बाद जमने पर क्या होगा? आयतन बढ़ता जाएगा। आयतन क्या होगा? बढ़ता है। अब हमारा आ जाता है, हमने 75 प्रश्न तक कर लिए हैं और अब हमारे 25 प्रश्न और बचे हैं। और अब हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है केमिस्ट्री। और इन सारे ही क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो इनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा होगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए 76 क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या है साधारण नमक का रासायनिक नाम? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो है एक प्रबल अम्ल यानी कि प्रबल अम्ल और अम्ल और क्षार से बना, किससे? क्षार से बना, क्या है? क्षार से बना उदासीन, एक लवण है, उदासीन लवण है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O, D2O, H2O2 और DO। तो क्या होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। और साधारण पानी जो होता है उसकी तो भारी जल का जो है साधारण पानी की तुलना में क्वथनांक क्या कहते हैं क्वथनांक है, क्वथनांक जो है वो क्या होगा, इसका जो क्वथनांक होगा वो थोड़ा अधिक होता है सामान्य जल से, भारी जल का। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए। तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होगा? तो हंसने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड और अमोनिया। तो हंसने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? तो ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O N2O भी कहीं पे लिखा हुआ आ सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। धावन सोडा, धोने का सोडे का रासायनिक नाम। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा वो सोडियम कार्बोनेट। याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा सिरके का। सिरके में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसमें सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक एसिड होता है। कितना एसिटिक एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। और फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है ये होता है चींटी के, इसमें होता है चींटी के डंक में, यानी कि चींटी के काटने पर जो हमारा वहाँ पे सूजन सी हो जाती है, जो दाना सा बन जाता है, वो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। तो नींबू में जो अम्ल होता है वो होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। और टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? ये होता है इमली में। ये किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल इमली में होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में और साइट्रिक अम्ल खट्टे यानी कि नींबू, संतरा और मौसमी में। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने तैयार की? मैंडलीफ ने, न्यूलैंड्स ने, मोशले ने और डोल्टन ने। तो ये तैयार की है मोशले ने। किसने तैयार की है? तो मोशले ने, यानी कि इनका पूरा नाम है हेनरी मोसले। क्या नाम है? हेनरी मोसले। तो इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की है। और पुरानी जो थी वो मेंडलीव की पुरानी आवर्त सारणी थी। अगला क्वेश्चन है पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की जो लीड है वो कोयले की बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, चारकोल की या फिर हीरे की। तो पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की लीड। और ग्रेफाइट में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं लिखा देती हूँ। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सॉरी गलत हो गया है। इलेक्ट्रॉन, मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रेफाइट में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मीथेन को, हाइड्रोजन को, प्राकृतिक गैस को या फिर एथेनॉल को। तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है और इसे प्रदूषण मुक्त माना जाता है और ये बहुत अधिक मात्रा में है भी, इसलिए ये जलकर, और ये जलने पर केवल क्या छोड़ती है? पानी का वाष्प छोड़ता है। केवल जब ये जलता है तो जलने पर केवल
जलने पर क्या छोड़ता है? केवल पानी का वाष्प, हाइड्रोजन पानी का वाष्प छोड़ता है, वाष्प छोड़ता है। और ये इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है, तो इसे प्रदूषण रहित माना जाता है। इसीलिए इसे वर्तमान का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का, वर्तमान के लिए भविष्य का। अगला क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का। बादलों के ऊपर, यानी कि कहाँ पर? तो बादलों के ऊपर, ऊपर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करा दिया जाता है और उससे जो है कृत्रिम वर्षा इस प्रकार से कराई जाती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है वो किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अपचयन, बहुलीकरण और विस्थापन। तो लोहे पर जंग लगना कारण है ऑक्सीकरण का। किसका? तो जो लोहे पर जंग लगना, तो ये ऑक्सीजन, नमक और नमी की उपस्थिति में क्रिया करना जंग लगना कहलाता है। किसमें? तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जो क्रिया होती है लोहे से, तो उसी को जंग लगना कहा जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, यानी कि हंसने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो उसका लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था, तो क्या है वो? तो ये है NO, N2O या फिर NO2 या N2O5। तो इस N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भरी जाती है कौन सी गैस गुब्बारों में जो है वो भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो हीलियम गैस को जो है गुब्बारों में भरा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, और अगर 7 से ऊपर है तो क्या होगा? अगर 7 से ऊपर है तो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक, क्षारीय हो जाएगा। और अगर कम है तो अम्लीय हो जाएगा। और यहाँ से कन्फ्यूजन भी थोड़ा रहता है और ये प्रश्न हो जाता है इम्पोर्टेंट। देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, कहाँ गई PDF? एक मिनट। सॉरी, 1 मिनट रुके रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? लोहा है, प्लेटिनम है, हीरा है या फिर टंगस्टन है। तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो है हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है हीरे को। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। क्या होता है? तो ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जल का शुद्धतम रूप, नल का जल, वर्षा का जल, कुएं का जल या फिर समुद्र का जल। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये है वर्षा का जल, क्योंकि वो भाप बनकर उड़ा, तो सबसे शुद्ध वही होगा। क्योंकि जो भाप में गया वो तो एकदम अच्छा ही होगा ना, जो भाप के रूप में उड़ा है और फिर उसकी वर्षा हो रही है। तो सबसे शुद्धतम वर्षा जल होता है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स के पैकेट में जो है कौन सी गैस बनी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो चिप्स के
पैकेट में जब देखा होगा चिप्स, उसमें बहुत थोड़े से चिप्स होंगे और पैकेट को पूरा फुला दिया जाता है, तो वो बहुत टाइट फुला हुआ, बहुत टाइट हो रहा होता है, उसमें बहुत सारी गैस निकलती है। तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस। और ये खाद्य पदार्थों के से ऑक्सीकरण से, यानी कि खराब होने से बचाती है। ये खाद्य पदार्थों को किस लिए भरी जाती है? खराब होने से बचाती है, ऑक्सीकरण से बचाती है, यानी कि नमी और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होकर ऑक्सीकरण करता है, तभी ये खराब नहीं होते, खराब होने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? खराब होने से बचाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है वो क्या है? ठोस जल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जमी हुई मीथेन है, और इनमें से कोई नहीं है। तो शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, शुष्क बर्फ। ठीक, इसे शुष्क बर्फ के, क्योंकि इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना तरल बने सीधे, बिना तरल बने ये सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक, ये जो है सीधे बिना तरल बने ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है सीधे, ये तरल में नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो मुख्य रूप से होता है वो क्या होता है? मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, केवल ब्यूटेन, केवल प्रोपेन। तो इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में, जिस जो हमारी रसोई में गैस का उपयोग किया जाता है, उस गैस में दो चीज़ें होती हैं, दो मिश्रण होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। और अगर इसी गैस लीक हो जाए, रिसाव का पता करने के लिए जो खुशबू आती है जब गैस रिस रही होती है, तो इसमें रिसाव की पता करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है इथाइल। कौन सी गैस? इथाइल मरकैप्टन। कौन सी? इथाइल मरकैप्टन का। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और निकेल, लोहा और जस्ता। तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। निकेल किसका मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। फोटोग्राफी में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में जो है कौन सा रसायन प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट। तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 कितने तत्व होते हैं? 115, 110, 118, 120। 110, 118, 115, 120 तो कितने होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो इसमें होते हैं 118। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। अब तक जो खोजे गए हैं वो 118 हैं, और इनमें 94 जो है ना, वो 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक 94। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की जो गैस है वो होती है हाइड्रोजन, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है तो वो परमाणु क्रमांक, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। कितना होता है? परमाणु क्रमांक 1 है, और इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और इसमें जो है कोई भी क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ये समताप मंडल में, किसमें? समताप मंडल में पाई जाते हैं। और ये हमें सूर्य की पराबैंगनी, किससे? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक, ओजोन किससे? तो पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज की हमारी क्लास जो है अब यहीं पर ख़त्म होती है, कंप्लीट हो गई। आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। और अगर क्लास पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर